और अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, जिसका नाम है ग्राउंड जीरो के हीरोज। दिल्ली की नई शराब नीति के विरोध में आज दिल्ली बीजेपी ने सिग्नेचर कैंपेन किया है। इस पर बातचीत करते हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी। आदेश जी, दिल्ली के अंदर नई शराब नीति लागू की गई है, आखिर इसका क्यों आप विरोध करें और किस वजह से? देखिए, दिल्ली के अंदर जो शराब की नई नीति लागू है और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने जब ये नीति की घोषणा की तो कह रहे हम शराब की जो दुकानें इधर उधर हैं, दूरी है, तो उनके इक्वल डिस्टेंस हो जाएगी और लोगों को सहूलियत होगी। मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, दिल्ली को शराब के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है या दिल्ली के अंदर पानी के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है? दिल्ली के अंदर बेटरमेंट पानी की व्यवस्था में होना चाहिए, शराब के डिस्ट्रीब्यूशन में होना चाहिए? दिल्ली में बेटरमेंट सीवर व्यवस्था का होना चाहिए या फिर शराब की व्यवस्था का होना चाहिए? आखिर ये सरकार क्या चाहती है? दिल्ली के अंदर जब शराब के नए ठेके खुलेंगे, रेजिडेंशियल इलाकों में खुलेंगे, रिहायशी इलाकों में, मंदिर और धार्मिक स्थल के साथ खुलेंगे, तो दिल्ली में माहौल बिगड़ेगा और दिल्ली में महिलाएं आज अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं, क्योंकि कॉलोनी में जहां वो खरीदारी करने जाती हैं वहां शराब के ठेके खुलेंगे और वहां क्या माहौल होगा? उनको सिर्फ और सिर्फ पैसों की पड़ी है, सिर्फ और सिर्फ इस नीति के माध्यम से दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं। जबकि वो पंजाब में चुनाव होता है तो वहां जाके नशाबंदी की बात करते हैं और दिल्ली के अंदर वो शराब के 850 नई दुकानें खोलकर दिल्ली के माहौल को खराब करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नई दुकानें खुल गई हैं उनको बंद कराएगी और नई दुकानें खुलने नहीं देगी। बिल्कुल, अगला मेरा यही सवाल है, क्योंकि जहां पर नई दुकानें खुली हैं वहां पर आखिर उन दुकानों को बंद कराने के लिए क्या कुछ आपने योजना बनाई? देखिए, दिल्ली में जितनी भी नई दुकानें खुल रही हैं उसमें से 70% दुकानें नॉन कन्फर्मिंग एरिया हो, रेजिडेंशियल इलाके हो, मिक्स लैंड यूज की सड़कें हो, या मास्टर प्लान का वायलेशन हो, या बिल्डिंग वाइलाज का वायलेशन हो, या मंदिर और धार्मिक स्थलों के पास हैं। तो ऐसी दुकानें तुरंत प्रभाव से निगम को आदेश दिया गया, निगम इस पर कार्रवाई कर रहा है और ऐसी दुकानें तुरंत प्रभाव से बंद कराएंगे। बाकी जो दुकानें बचेंगी उन दुकानों को हम कानून वापस लिया जाए, इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं और हस्ताक्षर अभियान उसी की एक कड़ी है। आने वाले दिनों के अंदर 3 जनवरी को पूरी दिल्ली में हम चक्का जाम भी करेंगे। तो बिल्कुल, आज से सिग्नेचर कैंपेन जो है वो दिल्ली बीजेपी ने लॉन्च किया है और दिल्ली सरकार की जो नई शराब नीति है उसका लगातार दिल्ली बीजेपी विरोध कर रही है। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, उनका आशीर्वाद और अनुकंपा मिलती है और प्रदेश सरकार जब सहयोगी बनती है, दोनों एक पार्टी और एक विचारधारा की सरकार जब साथ कार्य करती है, तो डबल इंजन की सरकार डबल कार्य और कई गुना कार्य की सौगात भी जनता को देती है, चाहे वह हर घर नल योजना के माध्यम। आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और इस अवसर पर अमृत महोत्सव पूरे वर्ष भर मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आज राजधानी लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया या देश को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दिया। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, वो तमाम ऐसे लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने तमाम पदक पाए हैं, तमाम तरह से उनकी शौर्य गाथाएं हैं। शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये केडी सिंह बाबू स्टेडियम है लखनऊ का और यहाँ पर ये विशाल भीड़, आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मंच पर हैं और उसके साथ ही ये तमाम भीड़ जो आई है ये राजधानी लखनऊ की है और ये अमृत महोत्सव में शामिल होने के लिए आई हुई है। आज अमृत महोत्सव है, यहाँ पर किस तरह का माहौल है और क्या कहना है अमृत महोत्सव को लेकर? आजादी के 75 साल पूरे हुए। नमस्कार, मेरा नाम हर दीक्षित है और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। यहाँ पर आज लखनऊ से अलग अलग यहाँ पर स्कूलों से यहाँ पर बच्चे आए हैं और उत्साहित हैं बहुत ज्यादा। यहाँ पर लगभग 51,000 लोग यहाँ पर इस समय पर हैं और अलग अलग स्कूल जैसे यहाँ पर CMS स्कूल है, CMS की सारी ब्रांचेस और सेंट जोसेफ है, सारे जितने PG कॉलेज सब जितने छात्र हैं सब यहाँ पर आए हैं। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव कार्यक्रम जो है इसका बहुत ज्यादा उत्साह है यहाँ पे युवाओं के बीच में है और मैं भी एक युवा हूँ और जिस तरह से यहाँ पर आज खेल और
योग का प्रदर्शन भी हो रहा है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके सामने प्रस्तुत हो रहा है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। आजादी का 75वां ये जो अमृत महोत्सव है, और इस महोत्सव में ये इसलिए मनाया जा रहा है ताकि जो ऐसे वीर हमारे साथी हैं जिनको आज रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया है आजादी का स्वतंत्रता सेनानी, जैसे झलकारी भाई हैं और भी ऐसे बहुत सारे वीर हैं, तो उन्हीं के लिए आज महोत्सव मनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ है जो आजादी के अमृत महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। कैमरामैन राजवीर के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तक के सभी वेरिएंट्स में सबसे ज़्यादा संक्रामक और खतरनाक माना जा रहा है, और इसी का कारण है कि महज 2 सप्ताह में भारत देश में 200 से ज़्यादा मामले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं। अगर ब्रिटेन से इसकी तुलना की जाए तो जिस प्रकार से ब्रिटेन में प्रतिदिन 90,000 मामले सामने आ रहे हैं, तो अगर हमारे देश में ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट पीक पर रहा तो आबादी की जो तुलना करें, जनसंख्या की तुलना करें, तो तकरीबन 14 लाख मरीज प्रतिदिन हमारे देश में सामने आ सकते हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कितना ज़्यादा संक्रामक है। इसी के मद्देनज़र तमाम जो सरकारें हैं उन्होंने भी स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देशित किया है कि जिस प्रकार से डेल्टा वेरिएंट के दौरान जो दूसरी लहर आई तो देश में ऑक्सीजन की कमी हुई, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हुई, बेड्स नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे में जब ये जो नया वेरिएंट है वो पीक पर पहुंचे, इससे पहले तमाम जो एहतियात है उनको बरतना शुरू करना चाहिए, और तमाम जो दिशा निर्देश है उसके लिए भी निर्देशित किया गया है कि ज़रूरत के समय से पहले तमाम कदम उठा लिए जाए ताकि जो स्थिति है वो बेकाबू ना हो जाए। क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना की दूसरी लहर में कितने लाखों लोगों ने दम तोड़ा, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाए, इसको लेकर भारत सरकार लगातार सजग है और अलर्ट है, और तमाम सरकारों को इसको लेकर निर्देशित भी कर दिया गया है। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो लगातार जो एक्सपर्ट्स उनका कहना है कि भारत में सभी को 2 डोज वैक्सीन की लग चुकी हैं। ऐसे में इसका ज़्यादा प्रभावी असर देखने को भारत में नहीं मिलेगा, लेकिन एक रिपोर्ट का मानना यह भी है कि फरवरी में सभी आंकड़े टूट जाएंगे और ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट फरवरी में पीक पर होगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा मामले निकल कर सामने आ सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन लगातार अपना कहर बरपा रहा है, और जिस प्रकार से महज 2 सप्ताह में दोहरा शतक भारत में लगा दिया है, जिससे कहा जा सकता है कि अब कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसकी पालना लगातार सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि जो लड़ाई 2 साल से हमने लड़ी कर जीती है उसको हम कायम रख पाएंगे, नहीं तो कोरोना का जो नया वेरिएंट जो सबसे ज़्यादा संक्रामक बताया जा रहा है वो बेकाबू हो जाएगा। कैमरा पर्सन उपेंद्र रावत के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इस बात की जानकारी खुद डिंपल यादव ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि मैंने लक्षण पाए जाने पर जांच कराई और उसके बाद मैं कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो लोग जो मेरे संपर्क में आए हैं वो भी जांच करा लें। फिलहाल वो होम आइसोलेशन में हैं। इस खबर के आते ही समाजवादी पार्टी में हड़कंप मचा है, क्योंकि तमाम पार्टियों में, तमाम रैलियों में भी डिंपल यादव गई थी। डिंपल यादव की मुलाकात तमाम लोगों से हुई थी। अब उन सभी की जांच होगी। फिलहाल कोरोना ने एक बार फिर से लखनऊ में दहशत बढ़ा दी है। कैमरामैन राजवीर के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। आगामी 2022 का चुनावी समर है। उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में चुनाव है। उत्तराखंड की जनता आगामी 2022 के चुनाव में किसे पसंद करने वाली है, किस पर मुहर लगाएगी, कौन सी पार्टी पर मुहर लगाएगी, और आगामी 2022 में उत्तराखंड की जनता कैसी सरकार चाहती है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। आप बताइए कि इलेक्शन सर पे हैं, कैसी सरकार इस बार जनता चाहती है? सरकार तो ऐसी होनी चाहिए, एक तो रोजगार, दूसरा महंगाई, तीसरा मुख्यमंत्री एक रहे। बस 5 साल में 3 मुख्यमंत्री चेंज होंगे तो सरकार कहाँ से चलेगी। और रोजगार मेन होता है। रोजगार आपने कितना रोजगार दिया है राज्य को। दूसरा तो बस फिलहाल तो यही है। बाकी क्या उम्मीदें हैं? नई सरकार कैसी होनी चाहिए? नई सरकार होनी चाहिए जो निष्पक्ष काम करे और महंगाई पर बैन लगाओ। और पेट्रोल, खाने का तेल, चलाने का तेल, सब चीज़ बहुत महंगी हो गई। गरीब आदमी बहुत परेशान है। एक और युवा हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, कैसी सरकार चाहते हैं इस बार?
सर मेरे को बेसिकली जो सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान दे। अभी बेसिकली उत्तराखंड में क्या है, जो पहाड़ों के ऊपर लोग रहते हैं उनकी बेसिकली प्रॉब्लम है कि वो वहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं है, पढ़ाई नहीं कर पाते बच्चे, तो वो रोज़गार के लिए बार बार दिल्ली नोएडा जाते हैं। इसकी वजह से वो बाहर ही काम करते हैं, इससे उत्तराखंड का विकास नहीं हो पाता है। अगर यहीं के बच्चे यहीं पे पढ़ के यहीं पे विकास करेंगे तो इससे उत्तराखंड का विकास होगा। दूसरी बात, धामी जी जब से आए हैं उत्तराखंड में बदलाव मैंने देखा है। जैसे वो तुरंत आए तो ऑनलाइन फॉर्म होते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म होते हैं, उनकी फीस उन्होंने बिल्कुल फ्री कर दिया, माफ़ कर दिया। बच्चों को और अच्छे से उन्होंने अपग्रेड किया है, नए नए तरीक़ों से वो बच्चों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, नए नए प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो ये अच्छी पहल है उनकी, और मैं चाहता हूँ अगर धामी जी की सरकार बनती है, धामी जी दोबारा से यहाँ पर आते हैं तो अच्छा काम करेंगे। तो बिल्कुल साफ तौर पर मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, और सरकार ऐसी चाहिए जो 5 साल के भीतर सिर्फ एक मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करे, और उसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई, नशा, इन तमाम मुहिम के खिलाफ, इन तमाम चीज़ों में सरकार की तरफ से लोगों को राहत मिले। न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से रोहित विक्रम सिंह। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित समूचे उत्तर भारत में ठंड अपना कहर बरपा रही है। जिस कदर न्यूनतम तापमान लगातार लुढ़कता जा रहा है, वैसे ही दिल्ली वासियों को सर्दी ने जकड़ लिया है। हाड़ कंपाने वाली सर्दी पड़ रही है और सुबह सवेरे से ही कोहरे और धुंध की मोटी चादर आसमान में छा जाती है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस प्रकार से सुबह के समय किस प्रकार की धुंध और कोहरे की मोटी चादर ने दिल्ली की आबो हवा को जकड़ लिया है। जिस प्रकार से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, उसका साफ असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि सुबह और शाम के समय भयंकर शीतलहर चलती है, जिससे कि हाड़ कंपाने वाली सर्दी पड़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत के इलाकों में सर्दी ने सभी को जकड़ लिया है और कड़ाकेदार ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान की माने तो इस साल की जो सर्दी है वो पिछले कई सालों की रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, और कड़ाकेदार ठंड आगामी दिनों में और अधिक बढ़ जाएगी। जिस प्रकार से ठंड पड़ रही है, सुबह के समय कोहरा और धुंध की मोटी चादर है, तो वहीं बढ़ती ठंड की वजह से प्रदूषण भी बढ़ गया है। आज की अगर बात करें तो प्रदूषण का स्तर 385 AQI दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी माना जाता है। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से ठंड बढ़ रही है, वैसे जो आबो हवा है दिल्ली की, वो भी प्रदूषित होती जा रही है, जहरीली होती जा रही है। अगर आप विजिबिलिटी की बात करें तो कोहरे की वजह से कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप विजय चौक से इंडिया गेट की तरफ देखने की कोशिश करें तो विजिबिलिटी बिल्कुल नगण्य नजर आती है, शून्य नजर आती है। अगर आप इंडिया गेट को नजरों से खोजने की कोशिश करें, तलाशने की कोशिश करें, तो आपको इंडिया गेट नजर भी नहीं आ रहा है। ये आलम है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धुंध और कोहरे का। और अगर ठंड की बात की जाए तो जिस प्रकार से शीत लहर चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, आमजन का घर से निकलना दुश्वार हो गया है और ठंड ने सभी को जकड़ लिया है। तो कहा जा सकता है कि आगामी दिनों में ठंड और अधिक बढ़ने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही चेता दिया है कि इस साल फरवरी महीने तक कड़ाकेदार ठंड पड़ेगी, जिससे कि आम जन को काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है। और उसका असर भी साफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कड़ाकेदार ठंड और भयंकर ठंड राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित समूचे उत्तर भारत में पड़ रही है। कैमरा पर्सन उपेंद्र रावत के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। राजधानी दिल्ली के अंदर आज की सुबह फिर से जहरीली हवा के साथ हुई। आज दिल्ली के अंदर कई इलाकों का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 को पार कर गया और दिल्ली के अंदर फिर से एयर पोल्यूशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल हम ITO पर मौजूद है और यहाँ का अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 484 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो फिलहाल ITO का है। और नीचे आप देख सकते हैं, हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली के इलाकों में जो है ये जो एंटी एयर मशीन है यहाँ पर ये लगाई गई है, यानी कि एंटी स्मोक मशीन यहाँ पर लगाई गई है, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसको कम करने की कोशिश की जाएगी, एयर पोल्यूशन को कम करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हालांकि अगर हम बात करें, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जरा यहाँ पर दिखाइए, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है
वो फिलहाल आईटीओ का जो है वो 484 बना हुआ है। इसके अलावा बात करें तो दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 350 को पार कर गया है। चाहे उसमें हम आनंद विहार की बात करें, संगम विहार की बात करें, शाहदरा की बात करें, मंगोलपुरी की बात करें, ये तमाम कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 350 को क्रॉस कर गया है। तो ऐसे में दिल्ली की जो हवा है वो फिर से जहरीली होनी शुरू हो गई है। हालांकि दिल्ली सरकार लगातार एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, तमाम वादे कर रही हैं, कई तरीके के इंतजाम जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से किए गए हैं। लेकिन आज की सुबह जो है वो दिल्ली के अंदर फिर से जो है हवा जो है दिल्ली की वो जहरीली होती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। आपने कचहरी में वकालत करते हुए तमाम वकील को देखे होंगे और हिंदी और अंग्रेजी में लोग जो है जिरा करते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा यानी कि जो आपकी भाषा है संस्कृत की भाषा, उसमें बहुत ही ऐसे कम अधिवक्ता मिलेंगे। जो मैं बात कर रहा हूं श्यामजी उपाध्याय, जो पूर्वांचल की सबसे बड़ी कचहरी कहे जाने वाली वाराणसी कचहरी में मौजूद है और वह जो भी जिरा करते हैं वो संस्कृत भाषा में होती है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर संस्कृत भाषा में वो जिरा करते हैं तो उनको किस तरह से जो है ना परेशानी आती है या क्या करते। गुरुजी, सबसे पहले तो आपको न्यूज इंडिया चैनल में स्वागत है। गुरुजी, आप तो ये बताएं कि जब सबसे पहले कि संस्कृत में आप वकालत करते हैं तो किस तरह का आपको अनुभूति होती है? जब न्यायालय में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं तो एक नई भाषा होने के नाते और न्यायप्रिय भाषा होने के नाते न्यायालय में पीठासीन अधिकारी और वादकारी आदि सब बहुत अधिक प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। उनका मन जैसे लगता है बहुत पवित्र हो गया है और न्यायालय में लगता है जैसे किसी दिव्य आत्मा का प्रवेश हो गया है। बड़ी प्रसन्नता होती है, किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है, न पीठासीन अधिकारी की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई बात और न ही अधिवक्ता समाज की तरफ से और न वादकारियों की तरफ से। बड़ा प्रसन्न वातावरण। लेकिन गुरुजी, संस्कृत भाषा जो है एक बहुत ही कठिन भाषा भी कही जाए या बहुत सरली भाषा भी है, लेकिन लोग जो है संस्कृत में, क्योंकि कचहरी ऐसा एक है स्थान है जहाँ पे संस्कृत में कोई नहीं लड़ता अधिवक्ता। आप ऐसे पहले अधिवक्ता हैं जो संस्कृत भाषा में कर के वकालत करते हैं और अपनी पूरी जो भी वकालतनामा हो या जो उससे संबंधित जो भी है, तो आप पूरी हर चीज़ क्या संस्कृत में ही करते हैं? संस्कृत भाषा सरल भाषा है और कठिन दोनों, सुगम भी है और अगम भी है, किंतु सुगमता और अगमता दोनों में जो माधुर्य है, जो मधुरता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। ऐसी स्थिति में संस्कृत भाषा में न्यायालय में मैं क्यों काम करता हूँ, इसकी प्रेरणा हमको अपने पिताजी से प्राप्त हुई। वो न्यायालय में एक बार गए थे किसी साक्ष्य कार्य में, तो लौट करके आ करके घर पर एक गांव के आदमी से बातचीत कर रहे थे। मैं उनके साथ था, बहुत छोटा सा था। मैंने सुना उन्होंने कहा कि न्यायालयों में अंग्रेजी भाषा में विधि का सब काम होता है, उर्दू भाषा में कानून का सारा काम होता है, हिंदी भाषा में कानून का सब काम होता है, पर संस्कृत भाषा में कानून का काम नहीं होता। जबकि संस्कृत भाषा भारतवर्ष की मुख्य भाषा है, प्राचीन भाषा है, देव भाषा है और सारी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा में ही है। तो मैंने उसी समय यह निर्णय लिया कि मैं अधिवक्ता होऊंगा और मैं संस्कृत भाषा में कानून का सारा काम करूंगा। अधिवक्ता होकर के कचहरी आया, 1978 में पंजीकृत अधिवक्ता हुआ और तब से लेकर 1978 ईस्वी से लेकर आज तक अनवरत
संस्कृत भाषा में ही कानून का सारा काम कर रहा हूँ और जब तक जीवित रहूँगा संस्कृत भाषा में ही कानून का सारा काम करता रहूँगा। आज संस्कृत भाषा न्यायालय में प्रतिष्ठित है। किसी भी न्यायालय में जहाँ भी जाता हूँ संस्कृत भाषा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता हूँ, उसको स्वीकार करते हूँ। शपथ पत्र संस्कृत भाषा में प्रस्तुत करता हूँ, न्यायालय के द्वारा वह भी सकारा जाता है। संस्कृत भाषा में वाद पत्र, वकालतनामा सब कुछ संस्कृत भाषा में कर रहा हूँ।